रात का न जाने वो कौन सा पैर था, बादल पहम गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। यही नहीं, मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में हद से ज़्यादा तेज़ी आ चुकी थी। नैना अपनी बेटी शुमाइल के साथ अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी जब यकलख्त बादल की गरज पर उसकी आंख खुली। उसके बाद अनन फनन हवा का एक झोंका आकर खिड़की से टकराया और खिड़की के दोनों पट खुलकर आसपास की दीवारों से जा टकराए। नैना का दिल उछल उछल कर हलक होने लगा। नैना क्राउन से टेक लगाकर बैठ गई। हवा के तेज झोंके बार बार खिड़की से टकरा रहे थे और खिड़की के पट दीवारों से टकरा रहे थे। नैना का दिल कबूतर के दिल की माने धड़क रहा था। अभी तक नुमान ड्यूटी से वापस नहीं आया था। उसने टेलीफोन उठाकर कान से लगाया ताकि कॉल करके नुमान से दरियाफ्त कर सके कि वो कहाँ है, मगर फ़ोन की लाइन कट चुकी थी। मोबाइल उठाकर देखा तो सिग्नल नहीं थे। नैना बेड से उतरी ताकि नीचे जाकर अपनी सास और ससुर से दरियाफ्त कर सके कि नुमान अभी तक क्यों नहीं आया। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने अपनी 5 माह की मासूम बच्ची को देखा और सोचा कि उसे भी उठाकर साथ ले जाए ताकि वो डर ना जाए, मगर फिर न जाने क्या सोचकर दरवाज़ा खुला छोड़कर वो अपने ससुर और सास के कमरे की तरफ बढ़ी। ये घर, जिसे मून पैलेस का नाम दिया गया था, डबल स्टोरी मकान था और 5 मरले पर मुश्तमिल था। ये मकान खुद मलिक रहमान अमीन ने ख़रीद कर बनाया था। मलिक रहमान अमीन की बड़ी बेटी के 2 बेटे थे, जबकि छोटी बेटी की 3 बेटियां और 1 बेटा था। भाइयों में नुमान बड़ा था। नुमान की सिर्फ एक 5 माह की बेटी थी, जबकि उससे छोटे भाई शाबान की अभी औलाद नहीं थी। शाबान की शादी को 1.5 साल होने को था और 1.5 साल के बाद अब जाकर उसकी अहलिया उम्मीद से हुई थी। मलिक रहमान अमीन ने जब ये मकान ख़रीदा था तो सब ने उन्हें सख्ती से मना किया था कि ये मकान ख़रीदने का इरादा तर्क कर दें। बेशक वो मकान काफ़ी सस्ता मिल रहा था, लेकिन इस जगह को भारी जगह कहा गया था। जितने मुँह उतनी बातें के मुतरादिफ किसी ने कोई कहानी घड़ के सुनाई तो किसी ने कोई, मगर रहमान अमीन ने इन सब बातों को बलाए ताक डालकर यही सोचा कि सस्ता सौदा हो जाने की वजह से ये लोग उस सौदे को ख़राब करने की हर मुमकिन सही कर रहे हैं। रहमान अमीन ने फ़ौरन से भी पेशतर इस मकान को ख़रीद कर उसकी तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल किया और फिर सारी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो गई। यह के बाद दीगरे सब बच्चों की शादियां की गई, हत्ता कि 13 साल का एक तवील अरसा बीत गया और रहमान अमीन इस बात को बिल्कुल भूल गए। लेकिन शुमाइल की पैदाइश के फौरी बाद घर में अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होना शुरू हो गया, लेकिन किसी ने भी इन वाक़यात की तरफ कोई ख़ास तवज्जो ना दी। नैना ने अपनी सास ससुर का कमरा ज़ोर ज़ोर से बजाया। फ़ौरन ही दरवाज़ा खोलकर रहमान अमीन बाहर निकले। उनके पीछे उनकी अहलिया शमीम अख्तर के चेहरा भी दिखाई दिया। दोनों की पुरतशवीश सवालिया निगाहें नैना के चेहरे पर टिक सी गईं। क्या बात है पुत्र? रहमान अमीन ने पूछा। तू इतनी घबराई हुई क्यों है? सब खैरियत तो है ना? अभी तक नुमान घर नहीं पहुंचा, नैना ने थूक निकलते हुए बताया। मौसम भी काफ़ी ख़राब है। पहले तो सर शाम लौट आते थे, मगर आज रात बीती जा रही है, मगर अभी तक वो नहीं आया। नैना का फिक्र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था कि रहमान अमीन ने टोका। बेटा, माजरत चाहता हूँ कि तुम्हें बताना याद ना रहा। उससे रब्ता तो हुआ, तो उसने बताया था कि आज वो दफ्तर के काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा है, कल आ जाएगा, इसलिए अब तुम चिंता मत करो और सुकून से सो जाओ। नैना की सांस में कुछ सांस आई। उसने सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। सास ससुर के कमरे के दरवाजे को लगने वाली चटखनी की आवाज़ उसकी समाज से टकरा चुकी थी। उसने तेज़ कदम उठाया ताकि जल्दी कमरे में पहुंचे। अभी वो कमरे से थोड़ी दूर थी कि बिजली कड़की और इसकी कड़क में उसने देखा कि नुमान उसकी तरफ पुश्त किए कुर्सी पर टेक लगाए सेन में बुराजमान था। उसका बैग उसके दाएं जाने ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मूसलाधार बारिश में वो पहम भीग रहा था, लेकिन टस से मस नहीं हो रहा था। बादलों की गरज मौसम के खौफनाकियत में इजाफा कर रही थी। बिजली बार बार चमक रही थी, जिसमें नुमान बार बार उसे दिखाई दे रहा था। नैना को काफ़ी हैरत हुई। आज से पहले नुमान इतनी चाह से बारिश के पानी में ना नहाया था। खासकर उसके बैग में तो उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते थे, भला वो उन्हें कैसे भगो सकता था। हैरत के मारे नैना की पेशानी पर सलवटें अया हो गई थी। नैना नुमान की तरफ बढ़ी और थोड़े फासले पर कुर्सी पर बैठे नुमान को मुखातिब किया। यह क्या कर रहे हैं आप? जल्दी से अंदर आ जाइए, ठंड लग जाएगी आपको। जवाब नुमान का दाएं हाथ उठा, बैग उठाया और अपनी जगह पर खड़ा हो गया। उसके बाद नैना ने जो मंजर देखा वह उसके पैरों तले से ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। नुमान का मुंह दूसरी तरफ था कि अचानक बिजली कड़की और नैना ने देखा कि नुमान का सर गर्दन पर यूं घूमने लगा जैसे रोबोट कंट्रोल हो। उसका चेहरा घूमकर उसकी सिमत आने लगा था, जिसे देखकर नैना के हाथों के तोते उड़ गए।
वो एक नहायत ही भयानक चेहरा था, बल्कि चेहरा क्या था, गोश्त पोस्ट से आ रही एक खोपड़ी थी जिसके चेहरे पर गोश्त पोस्ट का कोई नामो निशान तक न था। आंखों के गड़े खाली थे, बस एक ज़ुबान थी जो बार बार सांप की ज़ुबान के तरह बाहर निकल रही थी। उसने नैना की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नैना का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। उसका मन चाह रहा था कि वो पलक झपकते में वहाँ से भाग जाए, लेकिन उसे यूं लगा जैसे उसके पांव अपने जंजीरों में जकड़ दिए गए। बिजली की चमक और बादल की गरज में इजाफा हो चुका था। वो अजीबुल खिलकत चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। बहुत हो गया, उसने अपनी ज़ुबान निकाल कर अपनी पूरी खोपड़ी फेर कर कहा। नैना हरा ज़दर आ गई। इतनी लंबी ज़ुबान तो किसी जानदार की नहीं होती। एक लंबा अरसा तुम लोगों ने इस घर में क़याम किया है, अब यहाँ से चले जाओ वगरना जीना अजीरन कर देंगे तुम्हारा, और फिर भी न गए तो जान तक लेने से द्रेग नहीं करेंगे। इतना कहकर वो अफरियत यकदम गद्दे के सर से सींग के जैसे गायब होगी। नैना जैसे यकदम होश में आ गई थी। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। खौफ की ज़्यादती के बायस उसके हाथ पैर फूल चुके थे। मुश्किल तमाम गिरते पड़ते वो कमरे में पहुंची और बेड पर तकरीबन ठहर सी गई। खौफ की ज़्यादती के बायस उसका पूरा जिस्म वाइब्रेट कर रहा था। कितनी ही मुश्किल से उसने अपनी कैफियत पर काबू पाया और सूरत से उठकर दरवाजे की चटखी चढ़ाई, और जैसे ही बेड की तरफ देखा, अगला मंजर देखकर वो दम बखुद रह गई। शुमैल बेड पर मौजूद थी। हालांकि उसे अच्छी तरह से याद था कि वो शुमैल को बेड पर लिटाकर बाहर गई थी और इस दौरान उसने किसी को कमरे में आते भी नहीं देखा। वैसे भी रात के इस पिछले पर सब ख्वाब खरगोश के मज़े लूट रहे थे। नैना अंगुश्त बदंदर आ गई कि शुमैल आखिर गई कहाँ। 5 माह की मासूम बच्ची खुद तो कहीं जाने से रही। यकबारगी उसकी समाज से पानी के किसी बर्तन में गिरने की आवाज़ सुनाई दी। उसकी निगाहें न चाहते हुए भी अटैच बात की तरफ उठ गई। हैरत और खौफ के मिले जुले तसरात उस पर हावी हो गए। मुश्किल तमाम उसने बाथरूम की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। आवाज़ बाथरूम से ही आ रही। बाथरूम का दरवाज़ा कुछ खुला हुआ था और कुछ मानता उसने ज़ोर लगाकर दरवाज़ा खोला। अगला मंजर उसका हवास बाख्ता करने के लिए काफ़ी था। उसकी 5 माह की मासूम बच्ची शुमैल टब में बैठी नहा रही थी। माँ को देखकर वो टब में खड़ी हो गई। दफ़ा हो जाओ इस घर से, वगरना इस बच्ची को हम मार डालेंगे। एक साथ दर्जनों मर्द औरतों की मुश्तरका आवाज़ उसकी समाज से टकराई। नैना के हलक से एक समाज शिकन चीख निकली और उसके बाद वो बेहोश होकर ज़मीन पर जा गिरी। वक्त सेकंडों, मिनटों, घंटों, दिनों, महीनों और सालों पीछे छोड़कर सदियों की मुसाफत तय कर जाता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है वैसे वैसे अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है। मौलवी इस्माइल ने कहा। 1882 में जब अंग्रेज़ बड़े सगीर पर पूरी तरह से काबिज था और उन्हें हिंदुओं को साथ मिलाकर जुल्म का बाजार गर्म किया था, तब ये सारा इलाका मुसलमानों का था, जिसे हिंदुओं ने जल्दी खाली करवा लिया। इन हिंदुओं में एक हिंदू लाल राम भी था जो मुसलमानों का बदतरीन दुश्मन था। उसने इलाका खाली करवाना शुरू किया। ये मकान उस वक्त नहीं बना था। उसने कुछ हिंदुओं को बुलवाकर इस जगह एक गड्ढा खोदा। फिर उसने एक साथ कितने ही बेगुनाह मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काट कर उस गड्ढे की नज़र कर दिया। बस वही नेक रूहें यहाँ दफन है। अब खुद अंदाज़ा लगाओ कि वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि तुम लोग उनके दफन अजसाम के ऊपर चलो। यही वजह है कि तुम्हें बार बार डरा धमका कर यहाँ से निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? हमने लाखों रुपए खर्च करके ये मकान तमीर किया था। रहमान अमीन ने कहा। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मौलवी इस्माइल मज़र खाना लहजे में बोले। मौलवी इस्माइल के जाने के बाद तीनों बाप बेटे सर जोड़कर बैठ गए। इस उस्ताद ने सबको बौखला कर रख दिया था, लेकिन इसका कोई ना कोई हल निकालना लाजिम व मलजूम था। तभी सबसे पहले शुबान गोया हुआ। मैं शहर में एक आमिल को जानता हूँ, काला इल्म करता, मगर उसके इल्म का डंका बजता है। मगर काला इल्म करने और करवाने वाले दोनों ईमान से फारिग तस्वर किए जाते हैं। रहमान अमीन बोले। पापा, अगर इस मुसीबत का कोई हल न निकाला तो कोई जानी माली नुकसान भी तो हो सकता है। शबान ने दोनों बाप बेटे की तरफ सवालिया आंखों से देखते हुए कहा तो वो दोनों सोच में पड़ गए। शाली काले इल्म का मार था। जब उसने सारी रूदा सुनी तो बोला, ये चुटकी बजाने का काम है, आत्माओं को ठिकाना लगाना ही तो मेरा काम है। उसे लेकर शबान घर आ गया। घर की तमाम औरतों और बच्चों को मज़ीद वाक़यात और हालात से बचाने के लिए रहमान अमीन ने अपने बड़े भाई मलिक सुफियान अमीन के यहाँ कुछ दिनों के लिए उनको भेज दिया ताकि उनकी गैर मौजूदगी में इस मसले का कोई हल निकाला जाए। वो जानते थे कि औरत ज़ात कमज़ोर दिल की मालिक होने की वजह से परेशानी का सबब बनती है। उन शाली को सारी हकीकत से आशना किया गया। थोड़ी देर वो उनके साथ सेन में बैठा रहा। कुछ भी खाने पीने से उसने साफ इनकार कर दिया।
थोड़ी देर बैठकर वो अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर इधर उधर देखता रहा। फिर उसने अंदर कमरों का जायज़ा लेना चाहते शबाना और नुमान दोनों उसके साथ गए, जबकि मलिक रहमान अमीन वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर बाद सब वापस आए। बोनशाली आते बोला, ये घर आसिफ ज़दा पूरे घर पर आत्मान तसल्लुत कायम किए हुए हैं, इनसे नबात आजमा होना लाजमी है। फिर बोनशाली ने तीनों को ज़मीन पर बिठाया और एक दायरा उनके इर्द गिर्द खींचा और सख्ती से नसीहत की कि कुछ भी हो जाए कोई भी दायरे से बाहर न निकले, वगरना वो अपने नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। इसके बाद वो ख़ुद भी एक दायरा लगाकर इसमें बैठ गया। फिर उसने अपने सामने एक छोटा चिराग रखा और इसमें कड़वा तेल डाला, जिसकी बदबू इर्द गिर्द फैल गई। थोड़ी देर तक बोनशाली न जाने क्या बुड़बुड़ाता रहा। उसकी आंखें बंद थीं। यकलख्त सब ने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। उन्होंने देखा कि घर के अंदर से पहले रोने पीने की आवाज़ें आना शुरू हो गई। इसके बाद यकदम कई वजूद बाहर आने लगे। सब के सब खून में लथपथ थे। इनमें मर्द जान के अलावा बच्चे भी शामिल थे। उनकी तादाद का अंदाज़ा ठीक से लगाना मुश्किल था, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो 2-3 दर्जन के करीब लाजमी होंगे। रहमान अमीन और उसके पिसरान ये मंजर देखकर गुंग रह गए थे। उसी लम्हे फ़िज़ा में एक समाज शिकन चीख बरामद हुई। ये चीख किसी और की नहीं बल्कि बोनशाली की थी। इसके बाद उन्होंने एक नहायत ही अजीब गरीब और नाकाबिल यकीन मंजर देखा। बोनशाली का जिस्म यकलख्त फ़िज़ा में बुलंद हुआ और जैसे ही नीचे आया सारी अफरीतें इस पर टूट पड़ी और पलक झपकते में उसकी तिक्का बोटी करके रख दी। बोनशाली की चीखें तक दब कर रह गईं। बोनशाली का अंजाम देखकर तीनों बाप बेटे समझ गए कि इस हिसार का कोई फ़ायदा नहीं। ये तीनों के सिरों पर मौत नाचने लगी थी। उन्हें कामिल यकीन हो कि ये अफरीतें अब उनका भी हशर वही करेंगे जो अफरीतें अब इन तीनों की तरफ मुतवज्जह थीं। देखते देखते इन अफरीतों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तीनों को अपनी रगों में लहू मुंज में होता हुआ दिखाई देने लगा। जब एक बार कहा था कि यहाँ से भाग जाओ तो अकल के नाखन क्यों नहीं लिए? क्यों जानबूझकर अपनी जान के दुश्मन बने हुए? अब दुनिया की कोई ताकत, खासकर ये गैर मुस्लिम, हमारा बाल बीका नहीं कर सकता। एक साथ सब ने मिलकर यह जुमला अदा किया, हम कहाँ जाएं, सब कुछ इस घर पर लगा दिया है। बिलाखिर रहमान मलिक ने कहा, यहाँ से दाएं जानिब नुक्कड़ वाले मकान में चले जाओ, तुम्हारा सारा सामान वहाँ पहुँच जाएगा। वो मकान इस मकान के बदले में दुगना है, उसके कागजात भी तुम्हें वहीं मिल जाएंगे और मकान भी तुम्हारे नाम कर दिया गया है। इसके अलावा वहाँ नकदी भी रख दी गई है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। बस इसके बदले में तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। अफरीतें एक बार फिर गोया हुई। कैसा काम? तीनों ने यक ज़ुबान होकर कहा, हम लोग भी तुम्हारी तरह मुसलमान हैं, जैसा कि तुम्हें सब कुछ बताया जा चुका है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा, बस हर जुमेरात को इस मकान में आकर कुरान ख़वानी करवा देना और शाम के बाद इस हवेली में खुशबुएँ फैला दिया करना। ऐसा ही होगा, मलिक रहमान ने कहा। ठीक है, तुम ऐसे ही चले जाओ, तुम्हारे पहुंचने से पहले तुम्हारा सारा सामान वहां पहुंच जाएगा। अफरीतों ने तो हुक्माना लहजे में कहा। तीनों बाप बेटे अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए कि उन्हें इन अफरीतों के चुंगल से निजात मिल चुकी थी, वहाँ से बाहर निकले। उनके निकलने के साथ ही गेट यकदम बंद हो गया। उन्होंने मुड़कर देखा तो हैरान और शशदर रह गए। गेट पर एक बड़ा मोटा सा ताला लगा हुआ था। उन्होंने एक नज़र घर को देखा